मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड और इसकी एक्सरसाइज 11.1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जिसमें कि डिफरेंशिएट करना है हमने फॉलोइंग टर्म्स को एंड इलिस्ट्रेट थ्रू फिगर्स, इन्हें अलग अलग भी करना है। जैसे कि पार्ट 3 में बिटवीन एंड बियॉन्ड जो है, इसके कंसेप्ट को हमने क्लियर करना है। तो इसको हम किसी के से सॉल्व करेंगे, इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं बिटवीन के जो ज्योमेट्री है उसमें बिटवीन का क्या मीनिंग होगा, ठीक है। और इस तरफ को मैं पार्टीशनिंग कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड, ठीक है जी। अब इनके कंसेप्ट को या इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हम यूँ कह सकते हैं कि अगर एक लाइन है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये बात ज्योमेट्रिकली ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक लाइन है और इस पे 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी एंड सी। फॉर एग्जांपल ये सी है। अब हम ये बात नोट कर रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। और इसमें कोलिनियर की जो कंडीशन है उसके मुताबिक हम ये बात नोट कर रहे हैं कि मेजर ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी लाइन सेगमेंट ये इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट के। तो हम ये कहेंगे कि ये कोलिनियर की कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर। अब इससे आगे जब हम बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि इस डायग्राम के लिहाज से, ठीक है, कि जब हम यूं बात कर रहे हो कि व्हेन इन अ लाइन, ठीक है, व्हेन द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी lie on the same line such that अब इसी कंडीशन को हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर ए बी प्लस मेजर बी सी इज इक्वल टू मेजर ए सी। देन पॉइंट बी इज said to be between the points A and C, यानी ये कंसेप्ट है बिटवीन का कि बी पॉइंट जो है वो ए और सी के इन बिटवीन है। और लेकिन ये कंडीशन कोलिनियर की होल्ड करी होगी तो तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। इसी तरह इसमें भी हम यही बात करेंगे कि इफ़ ए बी सी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर मीन्स के एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। एंड आल्सो जो ये कंडीशन है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी, क्लियर। ये अगर होल्ड कर रही है तो हम ये बात करेंगे जो पॉइंट सी है, द पॉइंट सी जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है ये वाला, बियॉन्ड द पॉइंट बी होगा, बियॉन्ड द पॉइंट बी ऑन ए बी लाइन, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली बियॉन्ड में हम ये भी कहेंगे कि जो पॉइंट ए है इज बियॉन्ड बी है ऑन बी सी लाइन, ठीक है। सिमिलरली ए पॉइंट, द पॉइंट ए इज बियॉन्ड द पॉइंट बी ऑन बी सी लाइन। ये आप इसको इस तरीके से लिख देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा जो है डिफरेंशिएट करना था बिटवीन एंड बियॉन्ड, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उससे मैं आपको उससे मतलब जो है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 4 को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल को। तो एक तरफ को एक्यूट एंगल जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं और इधर मैं इनको अलग कर लेता हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल की बात इधर कर लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल या एंगल्स, और यहाँ पर एक्यूट एंगल्स की बात कर लेते हैं। ये दोनों एंगल्स जो हैं वो रेफरेंस के तौर पर, मतलब रेफरेंस की मदद से आते हैं। किसके रेफरेंस से हमने बात करनी है, यानी हम ये बात करेंगे कि एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, इज़ नोन एज एक्यूट एंगल। यानी यूँ कहेंगे एन एंगल विद मयर लेस देन 90 डिग्री
is called an acute angle। और इसके अलावा अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो हम ये कहेंगे कि एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 degree angle but less than 180 degree is called obtuse angle। An angle with Meyer greater than 90 degree and less than 180 degree and less than 90 degree is called an obtuse angle। इस तरीके से हम इसे जो है वो डिफाइन करेंगे। अब इनकी डायग्राम्स को अगर हम देख लें तो एक्यूट एंगल की जो डायग्राम है उसमें हमें एंगल 90 से लेस नज़र आना चाहिए, ठीक है। जो भी आप जितनी भी मेजरमेंट शो करें बेशक 80 डिग्री 90 से कम होनी चाहिए, यानी 89 तक शो कर देते हैं आप, 0 से ग्रेटर एंगल हो और 90 से लेस हो तो ये एक्यूट एंगल की डायग्राम हम शो कर सकते हैं। ये एंगल ए ओ बी जो है विद वर्टेक्स एट ओ इज़ नोन एज एक्यूट एंगल। इसी तरीके से अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल की डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं ये इनिशियल आर्म शो कर रहा हूँ ओ, और ये इसमें चलें इसको मैं सी कह देता हूँ, और जो इसका टर्मिनल आर्म है वो 90 से मतलब ज़्यादा एंगल रोटेट कर गया है, यानी आपकी एंगल मोर देन 90 डिग्री नज़र आना चाहिए बट लेस देन 180, यानी स्ट्रेट लाइन से जो है स्ट्रेट लाइन ही बनना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन बन गया तो इसको हम फिर एक स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और इस तरीके से जितने भी एंगल जो 90 से बड़े हैं वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों जो हैं, इन दोनों एंगल्स में जो डिफरेंस है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के जो डिफरेंशिएशन है, मतलब सॉरी इनमें डिफरेंशिएट जो करना है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम इसे क्या समझा लेते हैं, देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जी। हम ये कह सकते हैं कि इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो यूँ लिखेंगे इफ़ द सम ऑफ the measures of two angles is 90 degree then they are called complementary angles। तो ये complementary angles की मतलब डेफिनेशन हो जाएगी। और इसके साथ ही इसकी डायग्राम अगर हम ड्रॉ कर लें तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें 90 डिग्री का पहले मैं एंगल बना लेता हूँ, कॉर्नर एंगल इसमें शो कर देता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है विद ओ वर्टेक्स, और इसके इनिशियल आर्म ओ ए है, टर्मिनल आर्म ओ बी है। अब इसमें पार्टीशनिंग करने के लिए मैं एक रे ड्रॉ कर देता हूँ और इस रे को ओ सी का नाम दे देता हूँ। अब इसमें आप देखें तो एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, और अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो ये 90 डिग्री एग्जैक्ट बन जाता है। तो हम ये कहेंगे कि एंगल 1 एंड 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट एंगल भी हैं। मतलब कि अगर मैं यूं कहूं कि ये एंगल 60 का और ये 30 का है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री होता है और 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट को हम यूँ समझ सकते हैं कि इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी यही स्टेटमेंट आप सारी लिखेंगे कि इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ठीक है जी, measures of the angles is 180 degree, they are called supplementary angles कहलाते हैं ये।
और अब इसकी अगर हम डायग्राम के ऊपर बात कर लें तो इसकी डायग्राम में हमें एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करनी होगी, चूँकि इनका सम हमें स्ट्रेट एंगल शो करना है। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। अब ये फ़र्ज़ कर लें कि ओ पॉइंट है, एक रे है ओ ए और एक रे है ओ बी, ये दोनों अपोजिट रेज हैं। अब इसमें एक कोई रे ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हम या इसे A1 A2 B1 कह लेते हैं और इसे C1 कह लेते हैं पॉइंट। अब आप ये देखें कि ये O1 है कि ये एंगल फ़र्ज़ करें 3 है और ये एंगल जो कि इसका एडजेसेंट एंगल है 4 यहाँ पे आके फिनिश हो रहा है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 180 डिग्री एग्जैक्ट एंगल आता है, यानी कि ये दोनों कंप्लीट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अगर हम यूं कहें कि कोई आपसे ये कहता है कि बताओ 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आपने 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देना, 120 डिग्री आएगा। तो 120 डिग्री जो है वो 60 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल होगा। इस तरीके से ये जो इन दोनों एंगल्स में डिफरेंस है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग, यानी कि आप डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग को कैसे जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इन डिडक्टिव मेथड भी एक वे है जो प्रूव करना होता है थ्योरम या कोई ज्योमेट्री का रिज़ल्ट, तो उसमें हम ये मेथड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। या हम रोज़मर्रा की लाइफ में भी ये मेथड यूज़ कर रहे होते हैं डिडक्टिव मेथड। कि जो डिडक्टिव मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिज़ल्ट है उसे हम यूज़ कर रहे होते हैं एक जनरल रिज़ल्ट से, यानी वी डिड्यूस पर्टिकुलर रिज़ल्ट results from the general result from the general results। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि all men are mortal, यानी कि तमाम लोग फ़ानी हैं, मर जाना है एक दिन सब ने, ठीक है। तो अब इससे हम क्या रिज़ल्ट जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं। हम इसे ये डिड्यूस कर सकते हैं कि सलीम एक पर्सन है, एक आदमी है, ठीक है। सलीम इज़ अ मैन, तो अगर ये आदमी है तो सलीम इज़ मॉर्टल, सलीम इज़ मॉर्टल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और कोई और पर्सन की बात कर रहे हो, हम कहते हैं करीम इज़ आ मैन, तो करीम इज़ मॉर्टल। तो ये इसकी एक एग्जांपल इस तरीके से हम समझ सकते हैं। या अगर हम एक और एग्जांपल लें ज्योमेट्री की, हम कहते हैं सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, देन इफ़ पी क्यू इज़ अ ट्राइंगल, पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल, देन sum of all its interior angle is equal to 180 डिग्री, ठीक है। इस बात को भी हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बात करके आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये कंसेप्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग वो हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। या चलें एक एग्जाम्पल मैंने एक और यहाँ पे कोड कर ली है, एक सेकंड एग्जांपल जिस ज्योमेट्री से रिलेटेड है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो हम इसे क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, सो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल, अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली या रीजनिंग के थ्रू ये प्रूव कर देते हैं कि ये ट्राइंगल है क्लोज शेप, तो हम ये बात कह सकते हैं कि फिर इसके जो इंटरनल एंगल हैं जैसे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस मेजर एंगल R, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम जो डिडक्टिव मेथड है इसका कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं जिसमें लिखा हुआ है एन्यूमरेट द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिडक्टिव सब्जेक्ट एज such as geometry, you need not give any example। यानी हमें जो है डिडक्टिव जो मेथड है ज्योमेट्री के लिहाज से
उसके कोई से 4 करेक्टरिस्टिक जो है, खसूसियात जो हैं वो बतानी है, उन्हें वाज़े करना है। तो इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि जी एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड एज अ डिडक्टिव सब्जेक्ट हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, यानी ऐसा कोई भी सब्जेक्ट या नॉलेज जो कि डिडक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है, उसके ये 4 खसूसियात उसमें पाए जाएंगे। उसमें पहली जो है बात वो क्या है कि सर्टेन कंसेप्ट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट डेफिनेशंस कॉल्ड अनडिफाइंड टर्म्स, यानी ज्योमेट्री में कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम अनडिफाइंड टर्म्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनकी कोई पक्की डेफिनेशंस नहीं है, ठीक है, और उन्हें हम एक्सेप्ट करें, जिनमें के जो टर्म्स के नाम हैं ज्योमेट्री में, जैसे हम पॉइंट, लाइन, प्लेन, स्पेस की बात करते हैं, ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं, लेकिन दीज कंसेप्ट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट डेफिनेशंस, इन्हें हम बगैर डेफिनेशन के जो है वो मंजूर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो आपसे जो है वो डिस्कस करता हूँ। जी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स सर्टेन स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, यानी इन्हीं जो अनडिफाइंड टर्म्स मैंने ऊपर डिस्कस की, इन्हीं को यूज़ करके हम जो है फंडामेंटल एग्रीमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। अब उनको हम कैसे कह सकते हैं जी, फंडामेंटल एग्रीमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, जो कि हम थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे एक्सियम को अगर हम यूँ डिफाइन करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं कि एक्सियम्स आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट्स विच आर रिलेटेड टू नंबर्स, यानी मैथमेटिक्स में जो नंबर से रिलेटेड ऐसे रिजल्ट जिनको हम विदाउट प्रूफ जो है एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सियम्स कह रहे होते हैं, जो कि नंबर से रिलेटेड होते हैं। जबकि पोस्टुलेट्स जो हैं ये भी वो फंडामेंटल्स होते हैं, आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि ज्योमेट्री के वो रिजल्ट जिन्हें हम विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, पोस्टुलेट्स। जी, थर्ड अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स एंड फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, जो कि ऊपर दोनों करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपसे डिस्कस की, अगर उन दोनों को कंबाइनली अगर हम यूज़ करते हैं, यानी पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स और अनडिफाइंड टर्म जैसे पॉइंट, लाइन और स्पेस वगैरह की, अदर कंसेप्ट्स आर डेवलप्ड एंड टर्म्स आर डिफाइंड विच वी कॉल्ड डिफाइंड टर्म्स, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है डिडक्टिव मेथड का वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, फोर्थ करेक्टरिस्टिक अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि हम यूँ मतलब इसको समझ सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स, पोस्टुलेट्स एंड डिफाइंड टर्म्स other statements are developed and proved by deduction. These statements are called propositions or theorems. यानी डिडक्टिव मेथड में जब हम अनडिफाइंड टर्म्स जैसे कि पॉइंट, लाइन, स्पेस वगैरह की मैंने बात की, पोस्टुलेट्स जैसे मैंने कहा फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं रिलेटेड टू ज्योमेट्री विद, जिन्हें एक्सेप्ट कर रहे होते विदाउट प्रूफ, ठीक है, और डिफाइंड टर्म्स जो कि हम उनकी मदद से जो मज़ीद टर्म्स डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, इन्हीं पोस्टुलेट्स और मतलब जो है अनडिफाइंड टर्म्स को यूज़ करके, ठीक है। तो अदर स्टेटमेंट्स जो हम ज्योमेट्री की स्टेटमेंट्स जो डेवलप करते हैं और जिन्हें प्रूव करते हैं बाय डिडक्शन, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट का रीज़न देते हुए थ्योरम जैसे हम प्रूव कर रहे होते हैं, तो दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स। तो इस तरीके से जो डिडक्टिव मेथड है उसके जो 4 करेक्टरिस्टिक हैं उन्हें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।